पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर में समय फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पर जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज सिंदूर के रंग से लहूलुहान पड़ा हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब तो सिंदूर शब्द बोलना बंद कर देना चाहिए, इतना ज्यादा सिंदूर हो गया है। लेकिन जब मैं ये बातें कर रही हूं तो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर का मखौल मैं बिल्कुल नहीं उड़ा रही हूं, उसको प्लीज अन्यथा न ले। बात सिर्फ इतनी है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बहाने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो जो चुनावी ब्यूगल है वो बजाने की कोशिश की है। और कांग्रेस के कई ट्विटर हैंडल्स ने इसको लिखा है कि ये लीजिए अब शुरुआत हो गई, ऑपरेशन सिंदूर को अब अच्छे से चुनाव में भुनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सिंदूर शब्द से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलते हैं तो उनको गंभीरता से कितने लोग लेंगे। कुछ लोग आज डायलॉग्स में भी ये लिख रहे हैं कि एक चुटकी सिंदूर की मोदी बाबूजी क्या कीमत जानते हैं, कुछ उस तरीके की बातें हो रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब सिंदूर शब्द बेचने चले हैं मोदी, अब उनको क्या कहा जाए। तो आज हर तरीके की बात, हर व्यक्ति अपने तरीके से इस बात को ले रहा है। प्रधानमंत्री जी जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद सेना का जो हमने पराक्रम देखा, उसके बाद की जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से एक बढ़त वाली स्थिति में पहुंचने के बावजूद हमारी सेना पीछे हटी, या कहे कि हमने जो है वो हमारा जो युद्ध विराम था उसको लागू किया। सरकार तो युद्ध ही नहीं मान रही है, फिर युद्ध विराम की बात भी आ रही है। लेकिन फिर बहरहाल जो बात आज मोदी साहब ने कही वो दरअसल ये दिखाती है कि वो पूरी तरह से अब वो ऑपरेशन सिंदूर जो कि सेना का एक अभियान था, जो एक सैनिक अभियान था, उसको चुनावी पर्पज के लिए बुलाने के लिए एकदम कस करके मैदान में उतर चुके हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही, यानी अभी 2-3 दिन पहले ही इस तरह के पोस्टर्स आ गए कि मोदी साहब जो है एकदम वो फौजी वर्दी में जो है उनकी तस्वीरें जो है वो बड़े बड़े होर्डिंग्स पर, पोस्टर्स पर लग गई हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने ही जो है सारा पराक्रम करके पाकिस्तान को धूल चटा दी है। धूल चटाई है, नहीं चटाई है, क्या किया है, क्या नहीं किया, देखिए ये सारी बातें हैं, ये सब पक्ष विपक्ष की बातें हैं। लेकिन जो नागरिक के तौर पर हम और आप देख रहे हैं, या हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं, उनको ये तो समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि आप अचानक इतनी अच्छी स्थिति में थे कि सेना जो है उसने पाकिस्तान को बिल्कुल घुटने टेकवा दिए थे, और आपने अचानक जो है 10 तारीख को हमारे पास खबर आती कि साहब ये लड़ाई रोक दी गई है, जो भी है। तो आज जो उन्होंने कहा, जो सिंदूर की बात वो कह रहे थे कि गर्म सिंदूर बह रहा है फिर नसों में, तो ये तो बिल्कुल विशुद्ध रूप से ये एक फिल्मी डायलॉगबाजी है। और जैसा कि मैं मानता हूं कि मोदी जी डायलॉगबाजी के बादशाह हैं। जब से वो भारतीय राजनीति के केंद्र में आए हैं, तब से वो डायलॉगबाजी के सहारे ही इस देश की जनता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और मैं तो मानता हूं कि देश की जनता जो है वो डायलॉगबाजी से बहुत प्रभावित रहती ही है। हिंदी सिनेमा का बहुत असर है हमारे लोगों के दिमाग पर, तो चाहे रोमांस के डायलॉग हो, चाहे वो एक्शन के डायलॉग हो, चाहे वो सैड डायलॉग्स हो, लोगों को याद रहते हैं। और उसी के सहारे जो है कहीं ना कहीं वो उनका अपना जीवन में जो स्थितियां होती हैं वो उनको देखते हैं। तो मोदी साहब का ये कहना कि साहब मेरी नसों में सिंदूर बह रहा है, ये जनता के एक हिस्से को अपील करेगा, जो उनका एक फॉल्स ब्रावाडो है, वो जिसको कि इतने साल से वो लगातार प्रोजेक्ट करते हैं। इससे पहले और आप याद कीजिए, आज तो उन्होंने कहा कि साहब नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिंदूर जो है वो एक नुकसानदेह पदार्थ है। ये किसी जिसने भी डायलॉग लिखा होगा उनके लिए, उसको अगर मालूम होता कि सिंदूर में लेड होता है, उसमें मरकरी होता है, उसमें तमाम तरह ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो स्नायु तंत्र है, वो प्रभावित हो सकता है, और आप दरअसल आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, आप विक्षिप्तता की ओर जा सकते हैं। ऐसे किस्से भी हम लोगों ने पढ़े हैं, सुने हैं कि जब कोई गायक होता है, उसके साथ अगर कोई षड्यंत्र करना होता है तो लोग उसको सिंदूर खिला दिया करते थे। इस तरह के किस्से हमने पढ़े हैं, तो उसकी आवाज खराब हो जाती थी, गला खराब हो जाता था। तो ये तमाम बातें जिसने भी लिखा है डायलॉग, उसको अंदाज नहीं होगा कि वो असल में क्या है कि
गालिब का जो शेर है ना कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो मोदी जी कुछ इस टाइप की बात कहना चाह रहे थे, लेकिन वो जो जिसने भी डायलॉग लिखा गया तो उन्होंने खुद इसको इम्प्रोवाइज किया, तो वहां मामला सिंदूर पर आकर रहेगा। क्योंकि उनको जैसा मतलब मैं मानता हूँ कि उनको चमत्कृत करने की आदत है लोगों को। भीड़ में जब खड़े होते तो अचानक उनको लगता है कि अब कुछ ताली वाली पिटनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने 22 तारीख का जो है वो 22 मिनट से एकदम जुगलबंदी करा दी कि 22 तारीख को हमला हुआ और 22 मिनट के अंदर हमने, तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना कह दें कि 22 कैंप हमने उड़ा दिए, अचानक से कहीं ये ना कह दें कि हमने 22 कैंप उड़ा दिए क्या, फिर कुछ और कह दिया। तो इस तरह की बात जो है वो कुछ भी, वो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। देखिए चमत्कृत करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हमने देखा इतने सालों में लगातार वो ऐसी बातें करते रहे हैं कि हाँ जनता जो है वो उनके तात्कालिक तौर पर उनके झांसे में आ जाए और वो ताली बजाने लगे। लेकिन इसका जो गंभीर असर है, देखिए यही मोदी चीज है। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको 2014 में जब वो गए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे तो खून में पैसा है, मैं व्यापारी हूं और मेरे खून में पैसा है। ये पैसा कभी कभी पैसा होता है, कभी सिंदूर हो जाता है। तो जैसा जैसी वह बयार पीठ तक तैसी कीजिए, जो कहावत हम लोगों ने पढ़ी है, तो वो बिल्कुल मोदी जी का वही हाल है। तो इसको मैं क्या कहूँ, मतलब कुल मिलाकर के जिस तरह की डायलॉगबाजी लिखी है तो वो सलीम जावेद के लिए मतलब ये है कि भाई सलीम जावेद शर्मा जाए, उस तरह के डायलॉग लिखे। और जैसे डिलीवरी करते हैं तो अमिताभ बच्चन शर्मा जाए। आपने अमिताभ बच्चन का जिक्र किया चूंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मोदी जी तो बॉलीवुड के लिए एक प्रेरणा स्रोत है ही, उनके लिए उनके ऊपर फिल्म बन चुकी है और वो कई सारी फिल्मों के लिए मसाला है। और आगे ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह की उन्होंने बात कही है, तो मेरा तो मानना है कि आज जो उन्होंने कहा है कि खून में सिंदूर और सिंदूर में बारूद वगैरह, बारूद बना सिंदूर वगैरह वगैरह, वो सब कहीं ना कहीं एक फिल्मी टाइटल के तौर पर दर्ज हो सकते हैं। कोई अगर फिल्म बनाने वाला होगा तो उसने ध्यान से देखा होगा तो उसको रजिस्टर भी कराएंगे कुछ तरह के टाइटल। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो जाए। तो मैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ठीक है किसी की निजी जिंदगी है, लेकिन आज मोदी जी ने अपने ही इस डायलॉग से पूरे सोशल मीडिया पर भर दिया है कि उनकी पत्नी की तस्वीरें और हर तरीके की बातें उनके बारे में लिखी जा रही हैं। ये क्या शोभा देता है? क्या मोदी जी को नहीं समझ में आ रहा था, या फिर मोदी जी बेपरवाह हैं इन चीजों से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सब संन्यास ले लिया इसलिए क्या मतलब है उनको? जी अब बता वो तो कह चुके वो नॉन बायोलॉजिकल है। जब वो नॉन बायोलॉजिकल है तो उनको उनको वर्क क्यों बढ़ने लगा? वो तो पहले ही कह चुके कि नॉन बायोलॉजिकल है। तो इसलिए वो देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, निजी जिंदगी में नहीं झांकना चाहिए और हम भी नहीं चाहेंगे कि उनकी निजी जिंदगी पर कोई कमेंट करें। लेकिन जो बात आपने कही जो कि बहुत गंभीर बात है कि देश के प्रधानमंत्री को कम से कम सार्वजनिक तौर पर कोई भी टिप्पणी करते समय, चाहे वो ट्वीट करें, चाहे वो कहीं कमेंट करें, चाहे वो अपना राष्ट्र के नाम संबोधन करें, जब आपके खून में इतना गर्म सिंदूर है तो आपका आपका वो सिंदूर ठंडा क्यों पड़ गया? जब आप राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे तब आपने अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्यों नहीं लिया कि भाई आप कौन होते हो दखल देने वाले? तब तो आप नहीं कह रहे हो। और विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है जयशंकर साहब ने, उस बयान पर जितनी बार सफाई दी जा रही उतनी बार वह मामला फंसता हुआ आ रहा है। आज विदेश मंत्रालय ने जो प्रवक्ता ने जो बयान दिया है कि साहब डीजीएमओ ने बातचीत ने कहा था और ऑपरेशन करने के बाद कहा था, उससे जयशंकर साहब की स्थिति और जो है खराब हो गई है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना फॉल्स ब्रेवाडो, आपका एक नकली आपका एक वीरता है, वो जो है वो आप दिखाना चाहते हो, जबकि असल में आपको अगर आपको करना था तो आपके पास इतना शानदार मौका था इस बार कि आप पीओके ले आते। आप तो इतने साल से कह रहे हो कि साहब हम लाएंगे हम ये करेंगे वो करेंगे। सरकार का तो बाकायदा संसद ने बाकायदा सबने प्रस्ताव पारित किया हुआ है, तो आप क्यों नहीं ला पाए? आपके पास तो पूरा मौका था, सेना आपके साथ थी, विपक्ष आपके साथ था, पूरा देश आपके साथ खड़ा था, सब कह रहे थे हाँ भाई ले आओ, आप नहीं लाए। आप तो बस यहाँ पर अब इस तरह की बातें हो रही कि साहब कोई आदमी वहां मारा जा रहा है, कोई आतंकवादी मारा जा रहा है, तो यहाँ पर ट्वीट किया जा रहा है कि साहब देखिए मोदी जी हैं तो मतलब कुछ भी हो सकता है। उन्हीं के एक सांसद महोदय ट्वीट कर, निशिकांत दुबे का ट्वीट हमने कुछ दिन पहले देखा था, इस तरह का इशारों में कहना चाह रहे हैं। तो आप जो है वो ये सब जो हरकतें कर रहे हैं, ये देश के एक मतलब प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति से इस तरह की बातें जो है वो थोड़ा हल्का करती हैं। आपका एक रुतबा है, दुनिया आपसे सुनना चाहती है कि आप जो है देश के लिए क्या इस घड़ी में आप क्या कहना चाहते हैं, आप किस तरीके से अपने देश को, अपने सेना को, अपने नागरिकों को। भाई आज 1 महीना पूरा हो गया, आखिरकार इस सवाल का जवाब कोई देगा कि नहीं देगा कि वो जो आतंकवादी जिन्होंने हमला किया उन लोगों पर, जिन्होंने वो जाने ली 26 लोगों की, वो कहाँ है? क्या एक चुटकी सिंदूर की कीमत मोदी जी को पता है? आज सिंदूर की मार्केटिंग वो कर रहे हैं, सिंदूर के विक्रेता वो बन गए हैं, सिंदूर के कस्टोडियन के रूप में वो उभर रहे हैं। मोदी जी को कितना हक है इस बात को करने का? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, इसलिए उनको इजाजत दी जाए इस बात को करने की और ये चीज पॉसिबल हो। जी राकेश। हाँ धन्यवाद नीलू जी। देखिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वो सिंदूर की कीमत लगाएं ना लगाएं, सिंदूर को लेकर क्या बोलें,
वो अपनी मांग में भरें, अपने खून में मिला लें, उनको और संप्रभुता है, उनको ये संविधान ने आजादी दी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं मोदी जी के जब वो भाषण सुन रहा था तो उसी समय मैं तो कभी कभी तुकें भी मिलाता हूँ, कविताएं भी लिखता हूँ, तो मेरे 2 शेर बड़ी जल्दी बन गए, वो मैं अपने श्रोताओं को आपको सुनाना चाहता हूँ। शेर है कि लहू का हर कतरा सिंदूरी है बाबा, लहू का हर कतरा सिंदूरी है बाबा, दिल से लेकिन बेहद दूरी है बाबा। सिंदूर का उनके दिल से कोई कनेक्शन नहीं, वो खून में मिल गया जाके। और लगता है सिंदूर मांग में ही अच्छा, ऐसा कहते हैं, बचपन से हमने सुना है कि लगता है सिंदूर मांग में ही अच्छा, मिले खून में तो मजबूरी है बाबा। तो ये जो सिंदूर उनके खून में आज मिल गया अचानक, ये लगता है कि कोई मजबूरी इसके पीछे है, अन्यथा वो इतनी हड़बड़ाहट में इतना बचकाना इस्तेमाल सिंदूर का शायद नहीं करते। अभी अमिताभ जी ने कहा है कि अब मुझे तो लगने लगा है कि सलीम जावेद के लिए भी अब प्रोफेशनल चुनौती खड़ी हो गई है कि वो ऐसे ऐसे डायलॉग अगर मोदी जी बोलेंगे तो सलीम जावेद क्या करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिल्मों के जो टाइटल थे, मांग भरी सिंदूर, सिंदूर की कीमत, फलाना ढिकाना, इतने शीर्षक थे, वो भी सब खतरे में पड़ गए। अब संकट ये है कि मोदी जी सिंदूर के जो रासायनिक अवयव हैं उसको तो पहले पता कर देते, तब ये बोलते कि खून में सिंदूर मिल गया है। खून में तो हनुमान जी के भी सिंदूर नहीं मिला, नहीं, वो भी मैं चोला सोच रही ऊपर। हूँ, मेरा एक पड़ोस में एक छोटा बच्चा है, उसने भी देखा होगा क्योंकि ये वीडियो काफी वायरल हुआ। तो हम लोग सब नीचे घूम रहे थे, तो वो बच्चा कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी नसों में सिंदूर है, और वो जिस जोश और खरोश से बोल रहा था, तो उसकी मदर ने मुझसे ये कहा कि अब देखिएगा, अब ये छोटे छोटे बच्चे भी यही बोलना शुरू करेंगे कि मेरी नसों में सिंदूर भरा हुआ है। अब आप बच्चों को भी यही सिखाओगे ये बात बोलकर? भाई हमारे यहाँ तो कहावत ही है, महाजन गता सा पंथा। अगर हमारा कोई वरिष्ठ आदमी है, जो स्थापित आदमी है, मुखिया है, अगर वो कहेगा तो जो वो कहेगा वो बच्चे मानेंगे। और बच्चे क्या मानेंगे, अंधभक्तों की बड़ी फौज है, वो भी मानेंगे। वो देखेंगे अपने खून का कल्चर करा के कि इसमें कितना सिंदूर है, कितना आयरन है, कितना फॉलिक एसिड है, ये सब पता। अब केमिकल जो जितनी हमारी जो लेबोरेटरीज हैं, उनको एक नया खोज करनी पड़ेगी कि ब्लड में सिंदूर का कंटेंट कैसे पता किया जाए कि किसके खून में कितना सिंदूर है। मोदी जी ने तो कह दिया। अब मुश्किल ये है कि मोदी जी इस समय बहुत हड़बड़ाहट में है। अमिताभ जी ने पार्स की बात की और पूरा किस्सा 22 से बता दिया। अब 22 का आजकल मोदी जी को लगता है बहुत भाग गया है, वो 22 अप्रैल की बात करते हैं, 22 मिनट में कार्यवाही की बात करते हैं। अरे भाई 22 मिनट में हुई तो 7 तारीख से 10 तारीख तक आप हमारा गोला बारूद क्यों बर्बाद कर रहे थे? 22 मिनट में काम हो गया, खेल खत्म, अपने घर आ जाओ। वो उन्होंने नहीं किया। फिर 22 मई को वो बोले, 22 मई को उन्होंने ये भाषण दिया, तो 22 उनके लगता है कि किसी अंक ज्योतिषी ने बता दिया कि तुम्हारे लिए भाई 22 बहुत अच्छा है। उस दिन आप जो भी डायलॉग बोलेंगे वो बिल्कुल लोकप्रिय हो जाएगा, पूरे देश में लोकप्रिय हो जाएगा। तो इसलिए शायद हड़बड़ी में वो सिंदूर का ये गलत इस्तेमाल कर गए। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए शर्म की और हास्यास्पद बात है कि देश का सबसे बड़ा नेता हिंदी के शब्दों का सही इस्तेमाल करना नहीं जानता। उसे मालूम नहीं कि सिंदूर कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। खून में दुनिया में आज तक किसी ने सिंदूर को मिला के नहीं बताया, लेकिन मोदी जी ने बता दिया, तो अब मानना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये जो ऑपरेशन सिंदूर का कैपिटलाइजेशन हो रहा है, मैंने पहले दिन आशंका व्यक्त की थी जिस दिन 7 तारीख को यह अभियान शुरू हुआ था कि इसको भी पुलवामा की तरह भुनाया जाएगा। तो मोदी जी तो हर उपलब्धि को 500 का नोट समझते हैं और जाके भुनाने लगते हैं अपने चुनावी उद्देश्य के लिए। तो ये बहुत दुखद है। और मैं जब से ये सिंदूर के बारे में उनका डायलॉग सुना है तो मैंने घर से कह दिया है, घर में सबसे, कि अब सिंदूर दिखना नहीं चाहिए। मांग में भी भरो तो कहीं छुपा के भर लेना, नहीं बच्चे डर जाएंगे, कहीं चाल चूट ले, ब्लड में आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मोदी ने अच्छा नहीं किया ये सिंदूर का गलत उपयोग करके। वाकई में इसका जो दुरुपयोग है वो हो सकता है, क्योंकि इस पे एकाधिकार अभी तक सिंदूर पर या तो महिलाओं का था या बजरंगबली का था। बजरंगबली ने भी बहुत खुश होकर के सीता माता का अमोघ आशीर्वाद पाके उनसे पूछा था आप ये क्यों भरे हो, तो उन्होंने कहा कि इससे राम नहीं खुश होते, तो उन्होंने पूरी शरीर पे लगा लिया। अब मोदी ने खून में लगा लिया। ये बहुत मुश्किल है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। जी मैं एक सवाल पहले मैंने काफी लोगों से पूछा था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री होने के लिए जो आवश्यक अर्हताएं हैं
वो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल से ज्यादा आयु होनी चाहिए, संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, उसे पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। मैं बहुत मुश्किल में हूं ये सोचकर कि पद पर बैठकर अगर कोई पागल या दिवालिया हो जाए तो उसे हटाने का क्या प्रावधान है, कौन इस बात की पुष्टि करेगा? मैं ये समझ ही नहीं पा रही हूँ। मेरे लिए बहुत ये ऐसे बड़ा गूढ़ प्रश्न हो गया है। जैसे एक पिक्चर आई थी ना, खून भरी मांग, तो अब आप पिक्चर बनेगी सिंदूर भरी नस। पता नहीं क्या बातें हैं ये। थर्ड पर्सन में बात करते हैं, जो अमिताभ जी ने कहा कि मोदी ऐसा करेगा, मोदी वैसा हो गया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी किसी काउंसलर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी को सत्ता जाने का डर उनसे अजीब अजीब बातें कहलवाता है। और राकेश अचल जी जैसे साहित्यिक लोग जो हिंदी भाषा के तज्ञ हैं, आप जैसे लोग जो पत्रकार हैं जिन्होंने हिंदी भाषा का एक अच्छा जो तरीका है वो देखा है, ये क्या सस्ता ओछा टुच्चा कुछ भी बोल देते हैं प्रधानमंत्री जी। दरअसल शोषण के जितने भी प्रकार हैं ना नीलू जी, उसमें भावनात्मक शोषण सबसे ज्यादा क्रूर और सबसे ज्यादा अनैतिक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता का आधार यही भावनात्मक शोषण है, क्योंकि धर्म और देश ये दो ऐसे शब्द हैं जिनके आते ही ज्यादातर लोगों में समर्पण का भाव आ जाता है, और वो अपनी जितनी भी तार्किकता है, जो भी लॉजिक है, उसको ताक पर रख देते हैं, सिर्फ जो कमांड होती है उसको फॉलो करते हैं। तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हम और आप उनकी भाषा की नीचे गिरते जाते स्तर का, उनकी मर्यादाहीनता का कुछ भी बात कर लें, लेकिन प्रधानमंत्री का जो गोदी मीडिया है वो आने वाले 4-5 दिनों में, और जब तक, खास तौर पे जब तक बिहार चुनाव घोषित नहीं हो जाते, और पूरे बिहार चुनाव तक सिंदूर के ऊपर अलग अलग चीजें दिखाएगा। सिंदूर शब्द हमेशा सेंटर में रहेगा। और मुझे तो एक बात का ही दुख है कि देखिए, हमारी सेनाओं के जितने ऑपरेशंस होते थे वो सेना की वीरता, शौर्यता, उसके पराक्रम को घोषित करते थे। जैसे ऑपरेशन पराक्रम ले लीजिए, ऑपरेशन विजय ले लीजिए, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन गगन शक्ति, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन आयरन फिस्ट, मैं नाम लेती चली जाऊंगी। कभी इस तरह से हमारी सेनाओं ने ऐसा नाम रख के किसी की भावनाओं से खिलवाड़ कभी नहीं किया था। ऐसे नाम रखे ही नहीं जाते। हमारे भारत की सेनाओं में कहा जाता है युद्धम प्रज्ञा, यानी कि वॉर जो है वो विजडम से लड़ा जाता है। यहाँ पर हर चीज को, जिस देश की हर परंपरा को, भाषा की हर मर्यादा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताक पर बैठे हुए हैं रखकर। और ये एक बात है कि हमें पाकिस्तान से जो 22 तारीख को हुआ उसका बदला लेना चाहिए था, और सेनाएं तो आगे पहुंच भी गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के इशारे पर सीज फायर करवा दिया, और आज तक ट्रंप बार बार कह रहे हैं लेट्स डू सम ट्रेड, लेट्स डू सम ट्रेड, 8 बार बोल चुके हैं। एक बार भी सरकार की तरफ से बयान नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जो उन्होंने निर्णय लिया खुद लिया है, ट्रंप के कहने पर नहीं है, कहीं नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम अमेरिका के एक पिट्ठू देश बन के बैठे हुए हैं। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जहां तक महिलाओं का सवाल है, देखिए महिलाओं का एक बड़ा तबका बहुत भावुक है, और जो छोटे कस्बों में रहता है, तो वो सिंदूर का सम्मान वगैरह से जोड़कर देखेंगी, और हो सकता है कि उनके दिमाग में ऐसा कुछ आए। वही मैं जो कह रही हूँ ना कि भावनात्मक शोषण, जो भावनात्मक शोषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो हमारे देश की उन महिलाओं का जो बहुत ही भावनाओं के प्रवाह में बहती हैं, ये उन्होंने किया है, और ये आगे भी जारी रहेगा। लेकिन एक चीज और है कि ये महिलाएं भी समझ रही हैं, ऐसा नहीं कि अब उनके समझ में नहीं आ रहा। मैं एक जगह गई थी तो मैंने पूछा कि आप प्रजातंत्र का अर्थ समझते हैं, तो उस महिला ने कहा बस चुटकी में हम सरकार बदल सकते हैं। तो वो एक जो बात आपने सुनी, मुझे समझ में आता है कि लोग बाग जो हैं वो अब समझ चुके हैं। ये और बात है कि चुनाव आयोग एक राज्य से दूसरे राज्य में 32-32 लाख वोटर बढ़ा देगा, और कुछ ईवीएम, कुछ प्रशासन जस्ट हो जाएगा, बिहार के चुनाव इस तरह से निकल जाएंगे। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है, वो क्या बोलूं, इतना सस्ता तो हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं, इस लेवल तक जाने वाला कोई नहीं हुआ। और हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम किताबें पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, हमारी विचारधारा अलग अलग देशों की, अलग अलग जगहों की किताबें पढ़ के, साहित्य पढ़ के, अच्छा शब्दों का हमारे पास संग्रह है। लेकिन यहाँ पे हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। ये तो मनोहर कहानियां, सच्ची कहानियां, कच्ची कलियां जैसी किताबों की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बेहद शर्मिंदगी की बात। बहुत पर्सनली मैं बहुत ही आहत हूँ इस तरह के भावनात्मक शोषण।
नहीं, आप सही कह रही हैं, और कुछ ऐसे ही फीलिंग मुझे भी आई जब मैंने वो उनकी साउंड बाइट देखी और देखा कि वो ट्रेंड करने लगी सोशल मीडिया पर, बीजेपी के ट्विटर हैंडल्स पर, हर जगह लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो पत्रकारिता सीखी है, अमिताभ जी उसके गवाह हैं, हम लोग उन दिनों में सब आज तक में साथ में हमारे बॉस होते थे अमिताभ जी, हमने उस समय में कभी इस तरीके की ओछी पने वाली कोई डायलॉग बाजी या कुछ उस तरीके की हमने कभी कोई ऐसी रिपोर्टिंग की नहीं। और आज जब मैं ये प्रोग्राम करने के लिए सोच रही थी तो मेरे मन में 10 बार आया कि हमें क्या ये करना चाहिए। मैं अपने आप में ही सोच रही थी कि इस पे किया जाए या ना किया जाए। फिर मैं अपने आप को कन्विंस कर रही थी, 10-15 मिनट मैंने कन्विंस किया, फिर मैंने कहा नहीं, किसी और स्टोरी पर करते हैं। फिर हमने कहा ये इतना ट्रेंड कर रहा है और लोग ऊल जलूल जैसी बातें कर रहे हैं, तो कम से कम हम इस केओस में कुछ सेंस और लॉजिक तो लाने का काम कर सकते हैं एक जिम्मेदार पत्रकार के नाते। इस सोचा कि इस पे बात की जाए। मैंने अमिताभ जी को फोन भी किया, हमने कहा सर अगर आपके पास समय ना हो आप बेशक 10 मिनट के लिए जुड़िए, लेकिन जरूर जुड़िए आप आज इस प्रोग्राम में। और बहुत अच्छा हुआ कि अमिताभ जी आए। लेकिन मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, अगर आज मोदी जी ये बात कह रहे हैं कि हमारे नसों में सिंदूर बह रहा है, गर्म सिंदूर बह रहा है, इस डायलॉग का इंपोर्ट जनता के ऊपर क्या होगा? क्या ये बहुत बहादुरी वाला एक कमेंट लिया जाएगा या फिर लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, लोग उनकी पर्सनल लाइफ से उनको जोड़ेंगे, तो उनकी छवि को ये ध्वस्त करता हुआ डायलॉग है रियल सेंस में। मैं रियल सेंस की बात कर रही हूँ कि रियल सेंस में ये डायलॉग उनकी छवि को ध्वस्त करता है या फिर उसको नुकसान पहुंचाता है और लोग हंसेंगे। विश्व के भी और जब देशों में हमारे सांसद सब गए हैं, जब वहां पे इस तरीके की बातें सामने आएंगी तो क्या करेंगे? वो अपना सिर शर्म से नीचे कर लेंगे। क्या क्या कह रहा है आपका प्रधानमंत्री? किस तरीके की उल जलूल बातें कर रहा है? क्या इस तरीके का रिएक्शन नहीं आएगा? रिएक्शन बहुत इजी है। जनता के मन में ये आएगा कि कोई भी कुंवारा जो है वो जनसंख्या विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वो एक असंभवता है। हमें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम का जो ब्रांड नेम है वो सबसे पहले भारत में 7 तारीख को कर्नल सोफिया कुरैशी जो भारतीय सेना की है उन्होंने बताया। उससे पहले किसी को ऑपरेशन सिंदूर नाम की चर्चा नहीं किसी को पता थी। 7 तारीख से 10 तारीख तक जब तक ये ऑपरेशन चला तब तक केवल और केवल सेना के ही लोग टीवी पर आ रहे थे, वही लोग ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे। ये जितने भी लोग 240 लोग हैं बीजेपी के तथाकथित विधायिका जो सरकार चलाते हैं, जो खुद बैसाखी पर हैं, वो तो बाहर नहीं आ रहे थे, वो तो टीवी पर नहीं दिख रहे थे। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो ब्रांड नेम का ओनरशिप है वो है भारतीय सेना के पास, दूसरा कोई उसको ले नहीं सकता। अगर लेना चाहेगा तो ऐसा ही होगा कि कुंवारा कहे कि भारत की जनसंख्या विस्फोट की जिम्मेदारी मेरी है, कोई उसको मानेगा नहीं, उस पर ना हंसेगा ना उसको कुछ करेगा, उसको सीधे सिरे से नकार देगा। क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय सेना ने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर किया और 10 तारीख को सुबह 10:30 बजे जब कर्नल सोफिया कुरैशी ने दुनिया को बता दिया कि इस कारतूस से लेके हमने कराची तक इतनी बमबारी की है कि पीओके भी मेरी भारतीय सेना की मुट्ठी में है और अखंड भारत भी भारतीय सेना की मुट्ठी में है, तो 7 घंटे बाद ट्रंप के कहने पर सीज फायर को क्यों कर लिया? जनता के मन में 2 ही सवाल हैं और 2 ही सवाल रहेंगे, चाहे जितना भी भटकाने की कोशिश कर लीजिए। और ये जनता में केवल भारतीय जनता की बात नहीं करता हूं, अब दुनिया में कोई भी भारतीय हो, वो न्यूजीलैंड में रहता हो, कनाडा में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, उसको पूछिए, उसके मन में 2 ही सवाल उठता है कि 22 तारीख को पहलगाम जैसी घटना क्यों हो गई, जब भारत में तथाकथित एक राष्ट्रवादी सरकार थी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे चुन के आई थी, जो सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे चुन के आई, उसके राज में 22 लोगों की 26 लोगों की हत्या कैसे हो गई? तो पहलगाम हुआ क्यों, सवाल नंबर 1। और दूसरा सवाल यह है कि जब भारतीय सेना जीत रही थी तब सीज फायर क्यों किया? पहले मामले में मोदी सरकार ने अपनी चूक मान ली है, दूसरे मामले में चुप्पी साध ली है। और जहां तक ये रेटोरिक की बात है, इस तरह की जुमलेबाजी जो आज प्रधानमंत्री जी ने किया, बहुत मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि कल सुबह तक ट्रंप साहब कुछ ट्वीट कर दें और फिर इनको परेशानी खड़ी हो जाए। जिस तरह से ट्रंप साहब ट्रोल कर रहे हैं इनको, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि कल सुबह तक ट्रंप साहब ये वाला वीडियो इतना अगर चल रहा है तो ट्रंप साहब तो देख लेंगे कि अरे पूरे ट्विटर पे अगर ट्रेंडिंग हो रहा है मोदी जी, तो अब मोदी जी से ज्यादा कुछ करना है तो कल सुबह कुछ और वो आके बोल दें, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और जिस तरह से ट्रंप साहब ट्रोल कर रहे हैं भारत के प्रधान जी को, दुर्भाग्य है लेकिन वो कर रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री जी वो ट्रोल आगे पीछे, वो ट्रोल आगे पीछे पीछे ट्रोल है, आगे आगे ये हैं, इतने इस हद तक हैं कि कंगना रनावत उनकी खुद की एमपी भारत के प्रधानमंत्री जी की
गुणगान करते हुए भी कुछ ट्वीट करती हैं, गलती से उसमें ट्रंप का नाम ले लेती हैं तो वो ट्वीट तक को निकलवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जनता के मन में 2 ही सवाल हैं और वो 2 सवाल मिटाने की कोशिश भाजपा करती रहेगी और होगा नहीं। जहां तक अब ये सवाल उठता है, जैसे अनुमा जी ने भी कहा कि ये सब जानते हुए भी प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की डायलॉगबाजी क्यों की, तो ये डायलॉगबाजी इसीलिए की क्योंकि ये जो सवाल है कि पीओके हाथ में था, अखंड भारत हाथ में था, ये चीज भाजपा ने ही कही है, एक बार नहीं कई बार कही है। इसी बार लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इस बार 400 पार दे दीजिए मोदी जी को और पीओके 6 महीने में भारत का हो जाएगा। तो आज जो सवाल उठ रहा है कि सेना जब जिस चीज को जीत रही थी, सेना जिसको जो गेन्स आपको करवा रही थी, आप उसको कैपिटलाइज करने के बदले ट्रंप साहब के सामने कैपिचुलेट क्यों किए, ये सवाल सबसे ज्यादा भाजपा समर्थकों के मन में है और उनको किसी तरह से बरगलाना है, उनको किसी तरह से खुश रखना है। उनके लिए ये जो स्टेटमेंट है मोदी जी का आज, प्रधान जी के नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है, निश्चित रूप से बह रहा है। जो ट्रंप का ट्वीट आते ही ठंडा हो जाता है और निश्चित रूप से ठंडा हो जाता है, दोनों सच है। भारत के प्रधानमंत्री जी के नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है, सही है, और ये गरम सिंदूर ट्रंप का ट्वीट आते ही ठंडा भी हो जाता है, ये भी उतना ही सही है। तो ये चीज दुनिया जान गई है। लेकिन बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो खुद में नाराज हैं कि पीओके आप कह रहे थे, हाथ में आ गया था, छोड़ा क्यों, उनको किसी तरह से खुश रखने के लिए, उनको इस तरह की कुछ डायलॉगबाजी देने के लिए मेरे ख्याल से न तो भारत के प्रधानमंत्री जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत समझते थे, न ही उनके कोई स्क्रिप्ट राइटर जो भी हो वो लिख पा रहे थे। लेकिन कोई भी आदमी कोई एक काम करता है, एनी एक्शन इज आइदर बिकॉज ऑफ ए प्लान और बिकॉज ऑफ सम कंपल्शन। हम कुछ भी करते हैं तो या तो कोई योजना होती है या तो कोई मजबूरी होती है। यहाँ पर उनकी मजबूरी थी, मजबूरी खुद उनके बीजेपी के वोटर थे जो उनसे पीओके की मांग कर रहे थे, जो पीओके खुद बीजेपी ने कहा था कि हाथ में आ जाएगा, हाथ में आ गया था सेना के, आपने छोड़ क्यों दिया। तो इस चीज से उनको निकालने के लिए अपने बीजेपी के उनके समर्थकों को खुश रखने के लिए एक कवायद है। लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल स्पष्ट है कि एक ये मजबूत कवायद नहीं थी, ये बहुत मजबूर कवायद थी।